आज हम ट्वेल्थ फिजिक्स का जो चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स है उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट्स में हमने एंगल ऑफ बैंकिंग, कोनिकल पेंडुलम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसके बारे में डिस्कस किया है। तो जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन था उसमें हमने क्या कंसिडर किया था कि एक बॉब होगा मेटल का, वो मेटल का बॉब एक स्ट्रिंग को हम मतलब ज्वाइन करके उसको वर्टिकल सर्कुलर में घुमाएंगे। क्लियर? तो इससे होता क्या था, अगर हम उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाते थे, कोई अगर मास के बॉब को इस तरह से, तो ये मास का बॉब ऊपर आके यहाँ पे टेंशन बिल्कुल जीरो की तरह हो जाता था। मतलब टेंशन होता था लेकिन नियर अबाउट जीरो, ये नियर अबाउट जीरो होता है। और सबसे ज़्यादा टेंशन नीचे लगता था यहाँ पे हमें टाइट पॉइंट मिलता था और यहाँ पे स्लैकिंग पॉइंट। क्लियर? जो हमने देखा था पहले, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है। तो यहाँ पे ये जो थी, ये बॉब को कनेक्ट करने वाली वो जो थी, इसको हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ली थी। ओके, हमने क्या ली थी वहाँ पे? स्ट्रिंग को कंसिडर किया था। अब इस केस में सिर्फ एक ही चेंज होगा, मास टाइट टू द रॉड को ये स्ट्रिंग ना होके यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, एक रॉड कंसिडर करेंगे, ऐसा इस तरह से। क्लियर? एक मेटल का एक क्या होगा, रॉड होगा। रॉड को अगले एंड को हम कनेक्ट करेंगे एक बॉब को और घुमाएंगे। क्लियर? ये डायल के जैसा, मतलब एक रॉड होगा, वैसे रॉड, उसके अगले एंड को एक बॉब होगा, उसको डायल के रॉड 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 को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे इस तरह से, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से। क्लियर? इस तरह से। तो ये जो होगा, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ कि वही वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है, बस स्ट्रिंग की जगह पे क्या है, रॉड है। बस आपको इस टॉपिक में सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देना है, उसका फॉर्मूले याद रखने हैं। बस न्यूमेरिकल में अगर कंडीशन आती है तो इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से ध्यान में रखना है। तो देखो डिफरेंस क्या आएगा फिर? तो डिफरेंस बस इतना आएगा कि रॉड होने की वजह से स्लैकिंग पॉइंट ऊपर नहीं आएगा। क्लियर? ये ऐसे इस तरह से यहाँ पे जो स्लैकिंग पॉइंट आ रहा था वो स्लैकिंग पॉइंट नहीं आएगा, ये डायरेक्ट पूरा का पूरा रॉड रहेगा ऐसा। तो यहाँ पे डेफिनेटली मतलब जो स्लैकिंग पॉइंट ना आने की वजह से ऊपर स्पीड जीरो हो सकता है। मतलब क्या, आपने आपने वो झूले भी देखे होंगे जो ऐसे जाते हैं और कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं डायरेक्ट ऐसे, मतलब ऐसे जाके यहाँ पे रुक भी जाएगा। क्योंकि देखो, ये अगर एक स्ट्रिंग होती थी तो ये रुक नहीं सकता कभी ऊपर। अगर ये ऐसे इस तरह से है तो ये यहाँ पे आके रुक गया, ऐसी चीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका मास ये स्ट्रिंग को ऐसे स्लैक बना देता है। स्लैकिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, ये नीचे गिरने वाला है। कैसे भी करो आप, एक तो यहाँ पे गिरेगा, एक तो ऐसे गिरेगा, एक तो ऐसे गिरेगा, नहीं तो ये सर्कुलर मोशन में आएगा, वो तो गिरने ही वाला है नीचे। लेकिन रॉड की केस में वैसे नहीं होता है। रॉड में स्लैकिंग होगा ही नहीं। रॉड में क्या होगा, ये पूरा ऐसे जाके यहाँ पे ये रॉड को चिपक जाएगा ऐसे, तो ये स्लैक नहीं होगा इस तरह से, तो ये नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे रुक भी सकता है। क्लियर? अगर दोनों कंडीशन बैलेंस हो जाए तो यहाँ पे वो स्टेबल भी हो सकता है। क्लियर? तो ये कंडीशन रॉड की केस में ऑकर हो सकती है, स्ट्रिंग में नहीं ऑकर सकती। स्ट्रिंग में क्यों नहीं ऑकर होंगी? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग होती है वो ऐसे बेंड हो जाएगी, इधर स्लैक हो जाएगी ऐसे, तो ये नीचे ही गिरेगा। अगर ये इसको सपोर्ट नहीं कर पाती नीचे से तो वहाँ पे वो स्टेडी नहीं रह सकता। क्लियर? तो बस इतना ही फर्क है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, हम बस इतना ही देखेंगे कि अगर बेसिक डिफरेंस क्या है स्ट्रिंग के इसमें, जो टेंशन है जो रॉड्स में वो ऑल पॉइंट्स को सेम लगता है। क्लियर? तो इंक्लूडिंग अपर मोस्ट पॉइंट, मतलब हमने ऊपर के पॉइंट को भी कंसिडर किया तब भी वहाँ पे टेंशन सेम ही लगेगा जो बाहर की बाकी की जगह पे लगेगा। मतलब ये इस तरह से है, तो यहाँ पे ये बॉब है हमारा, ये रॉड, फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे इस तरह से, तो ये इसका टेंशन, इसका टेंशन, इसका टेंशन, इसका टेंशन, इन सारी जगहों पे टेंशन सेम रहेगा। स्ट्रिंग में ऐसे नहीं होता है। स्ट्रिंग में यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे मैक्सिमम रहता है, और यहाँ पे नियर अबाउट जीरो हो जाता है। तो ये इसलिए ये यहाँ पे नीचे आ जाता है हर बार, और यहाँ पे रुकता नहीं है वो। तो इसका ऐसी कंडीशन नहीं है रॉड में। रॉड में लगभग वो यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ पे भी रुक सकता है, कहीं भी रुक सकता है, क्योंकि टेंशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है ज़्यादा। टॉप मोस्ट को जितना टेंशन रहेगा उतना ही लोअर मोस्ट को रहता है, तो नियर अबाउट जो टेंशन रहता है वो सेम रहता है सारी जगह पे। क्लियर? सो इस तरह से। अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये ज़ीरो, मतलब जीरो स्पीड इज़ पॉसिबल एट द अपर मोस्ट पॉइंट। वहाँ पे जीरो स्पीड पॉसिबल हो सकती है। जीरो स्पीड का मतलब क्या, टॉप मोस्ट पोजीशन को जाके वो रुक सकता है वहाँ पे। अगर स्ट्रिंग रहती थी तो नहीं रुकता था। क्यों नहीं रुकता था? क्योंकि वो स्लैक होने की वजह से स्ट्रिंग जो होती है वो स्लैक हो जाती है, वो उसके वेट को सस्टेन नहीं कर पाएगी, तो नीचे गिर जाएगा वो बॉब। और रॉड में क्या होता है, वो स्लैकिंग नहीं होगा तो ऊपर जाके रुक जाएगा वहाँ पे, वो ऐसे रुक जाता है। कोई झूले होते हैं देखो, ऊपर जाके ऐसे रुक जाते हैं यहाँ पे, तो थ्रिल होता है उसमें, वो थ्रिल आता है लोगों को वहाँ पे बैठ के। तो ये रुक जाता है ऐसे, फिर कुछ देर के बाद गिरता है नीचे इस तरह से। तो कुछ देर तो रुक गया वहाँ पे, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, लगभग जीरो हो गई। क्लियर? तो हम वही बोलेंगे उसकी स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस तरह से ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है अगर ये रॉड होगा तो। क्लियर?
तो इसमें बस आपको फार्मूलाज थोड़ा ध्यान में रखना है, बस बाकी कुछ नहीं। तो ये देखो सिमिलर मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे जो पिछले वाले को यूज़ किया था। अब यहाँ पे पूरा निकालना नहीं है हमें, बस याद रख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कंडीशन आएगी तो हमें बस सॉल्व करना है उसको। तो ये हमारी कंडीशन होगी। इसमें देखो ये लोअर मोस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पे ये अपर मोस्ट होता है, बी हम लोअर मोस्ट लेते थे। क्लियर। तो अपर मोस्ट की जो भी वेलोसिटी रहेगी वो हमारी क्या होती थी, वो होती थी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। क्लियर। ओके। ये नीचे की आर जी होती थी और 5 आर जी होती थी और नीचे की आर जी होती थी। तो इस तरह से अब देखो वेलोसिटी कहाँ पे रहेगी। अब जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ते चलेगी। तो ये जो 5 आर जी वेलोसिटी आपकी आने वाली है, देखो फिर से निकालते हैं इसको। ये जो हमने लिया था ये ए पोजीशन थी, ये बी पोजीशन है। क्लियर। तो वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम और इस केस से हम चलते थे। तो ये रहती थी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, ये रहती थी यहाँ पे सी की पोजीशन होती है यहाँ पे, तो ये थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर जी, और ये सबसे नीचे जो स्क्वायर पोजीशन थी वो थी 5 आर जी। इस तरह से हमने वेलोसिटी ढूंढी थी पिछली बार वेलोसिटी के डेरिवेशन में। तो देखो इसमें सिर्फ एक चेंज होता है, जो ये लोअर मोस्ट पोजीशन होती है जो मिनिमम, सो वो कितनी आती है लोअर मोस्ट पोजीशन में। तो लोअर मोस्ट पोजीशन में हमारी आती है स्क्वायर रूट ऑफ 4 आर जी, जिसको हम ये जो हमारी लोअर मोस्ट पोजीशन यहाँ पे 5 आर जी थी ना, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 आर जी आती है। क्लियर। तो ये 4 को हम स्क्वायर रूट बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। ये 4 का स्क्वायर रूट निकल गया बाहर, तो कितना बन जाता है, 2 बन जाता है। तो इस तरह से हमें सबसे लोअर मोस्ट को जो मिलती थी, जो कि 5 आर जी मिलती थी, अब वो क्या मिलेगी, 2 आर जी, मतलब 2 बाहर निकल गया स्क्वायर रूट से, तो 4 आर जी होती है बीच में। अगर हम हॉरिजॉन्टल रॉड को यूज़ करते हैं, क्लियर, मिनिमम के लिए निकालते हैं, तो वो जो हमें मिलती थी वो सिर्फ आर जी होती थी। मतलब हमारी मिनिमम, मतलब सबसे ऊपर वाली ये ए वाली, वो क्या होती थी, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। अब इसमें मिनिमम वाली स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर जी रहेगी। बस आपको बस फार्मूला याद रखना है, इसमें मिनिमम अगर निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर जी निकालेंगे, और मैक्सिमम अगर निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आर जी। ये 4 का मतलब 2 हो जाता है, इसलिए ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बन जाएगा। क्लियर। तो इसलिए मैक्सिमम मिनिमम को ध्यान में रखो। अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस मतलब क्या, लोअर मोस्ट में से अपर मोस्ट को माइनस कर दो, तो सबसे ज़्यादा लोअर मोस्ट की रहेगी। तो ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आर जी में से किसको माइनस करना पड़ेगा, अपर मोस्ट वाली को। तो अपर मोस्ट वाली जो भी आएगी उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो हमें जो भी डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस हर जगह पे सेम मिलता है। क्लियर। तो ये 4 और ये 2 आर जी, तो पूरा मिला के मिलेगा ये 6, मतलब ये यहाँ पे आर जी का कंसेप्ट आएगा, फिर वो हम 6 एम जी में कन्वर्ट करने के, तो टेंशन का डिफरेंस आएगा। तो चलो ये हमने जो पहली बार इसमें देखा था, देखो ये ऊपर के केसेस में, हाँ, जो कि हाँ टेंशन में, हाँ देखो यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन हमें इस तरह से करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा दोनों के टेंशन का, फिर हम एमजी में आएंगे तो हमें डिफरेंस टॉप और बॉटम में फिर से वही मिलेगा, कितना मिलेगा, 6 mg। क्लियर। तो टेंशन में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन वेलोसिटी में डिफरेंस मिलता है। तो अगर हम टेंशन निकालते हैं तो लोअर मोस्ट और अपर मोस्ट दोनों का टेंशन का डिफरेंस आएगा 6 mg। इसमें कोई चेंज नहीं है, जो हमारा रॉड का होगा वही स्ट्रिंग का होगा, सिर्फ इन दो केसेस में चेंज हुआ जो कि वेलोसिटी में चेंज होता है। तो यहाँ पे बोलता है ना 0 भी हो सकता है, तो वेलोसिटी में चेंज होगा, टेंशन में चेंज नहीं होगा। टेंशन तो दोनों में भी लगेगा, स्ट्रिंग में भी लगेगा और रॉड में भी लगेगा। चलो अगला पॉइंट है स्पीयर ऑफ डेथ। ये आपने देखा होगा, मतलब जो भी सर्कस वगैरह होता है, नहीं तो कहीं पे मेले लगते हैं, तो वहाँ पे स्पीयर ऑफ डेथ भी होता है। स्पीयर ऑफ डेथ मतलब वो मौत के कुएं जैसा होता है। मौत का कुआं कैसा, एक सिलेंडर होता है, तो इसमें स्पीयर रहता है। आपने देखा होगा वो जाले जैसा, मतलब ऐसे जालीदार ऐसा स्पीयर होता है, मतलब ऐसे रॉड का बना के ऐसा स्पीयर बनाते हैं और उसके अंदर गाड़ी ले जाके ऐसे पूरा गोल गोल घूमते, स्पीयर के अंदर घूमते। मैं सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मौत के कुएँ की बात नहीं कर रहा हूँ। एक स्पीयर होता है ऐसा मेटल का, एक फुटबॉल के जैसा दिखता है वो, देखो, और मतलब और उसके अंदर गाड़ी जाके पूरा घूमती है। तो हॉरिजॉन्टल भी घूमता है और वर्टिकल भी घूमता है। मौत के कुएं में क्या है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, वर्टिकल मोशन नहीं होगा। वर्टिकल मोशन वहाँ पे हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सिलेंडर है, तो ऊपर से तो मतलब ओपन होता है, तो हम ऊपर से देखते रहते हैं। यहाँ पे वैसे नहीं होता है, ये पूरा पैक हो जाता है, हम बाहर से देखते हैं, गाड़ी अंदर से चलती रहती है स्पीयर में। क्लियर। देखा होगा आपने बहुत सी जगह में, अगर नहीं देखा तो इंटरनेट पर आप डाल के इसको सर्च कर लीजिएगा, स्पीयर ऑफ डेथ मतलब कैसे दिखता है। तो इसमें भी डेरिवेशन पार्ट कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिकल कंडीशंस है जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में लगने वाली है। तो उसको सिर्फ समझो कि यहाँ पे जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करेगा ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी घूम सकता है, वर्टिकल भी घूम सकता है। तो दोनों के लिए हमें
यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल घूमेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल से पूरा मतलब पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, क्योंकि ये कोनिकल पेंडुलम की तरह कैलकुलेट होगा। और अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के आते हैं तो उसके बारे में भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है पहले, कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहाँ पे कौन सा टेंशन रहेगा, कैसे रहेगा। सिर्फ चेंज यहाँ पे इतना होगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने पहले क्या देखा था, हमने पहले देखा था कि एक बॉब जो होगा उसको हम एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करेंगे। ये किससे कनेक्ट होता था? स्ट्रिंग से, बराबर है। हम किससे कनेक्ट करते थे? स्ट्रिंग से कनेक्ट करते थे। क्लियर? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, हम स्ट्रिंग से कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ी ना तुमने ऐसे रस्सी लगा के रखा है और वो ऐसे स्पीयर में घूमेगा। ये स्पीयर में रस्सी लगा के थोड़ी ना घुमाएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। कौन सी? रस्सी। कोई भी स्ट्रिंग कुछ भी नहीं होगा, सेंटर होगा और ये बस ये स्पीयर होगा, ये बस स्पीयर और ये बाइक हमारी, बस यहाँ पे समझो ये घूम रही है इस तरह से, यहाँ पे घूमेगी ऐसे ऐसे, हॉरिजॉन्टल घूमेगी, वर्टिकल घूमेगी, कैसे भी घूमेगी। क्लियर? तो बस यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी हमारा मतलब टेंशन लग रहा था पहले की केस में, वो टेंशन लग रहा था इस स्ट्रिंग की वजह से, बराबर है। अब अगर यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन किसकी वजह से लगेगा? इसमें टेंशन तो लगेगा। टेंशन क्यों लगेगा? क्योंकि इसकी स्पीड क्या करेगी, ये जो सरफेस है उसका जिस पे वो घूम रहा है, ये सरफेस का जो मतलब हमने ये देखा था, देखो पहले की केस में भी थोड़ा सा, कि अगर हम इसको ऐसे गोल घुमाते हैं और ये बस घूम रहा है इसमें से, मतलब मौत के कुएं में भी वही चीज़ होती है। तो अगर ये यहाँ पे घूम रहा है समझो, तो यहाँ पे ये वेट तो उसका mg नीचे आ जाएगा। ये सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा इसका? क्लियर? यहाँ पे सेंटर होगा, इसको तो बांध के नहीं रखा किसने, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? देखो ये सरफेस जो है ये ऐसे सीधा है, ये इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा इस तरफ ऐसी, बराबर परपेंडिकुलर 90 डिग्री में। तो ये जो लगाता है इस तरफ, क्या लगाता है वो? नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो डेवलप होता है इसमें, वो किसकी वजह से होता है? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं तो जो भी टेंशन क्रिएट करने वाला है वो कौन करने वाला है? नॉर्मल रिएक्शन करने वाला है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं ध्यान में रखना। तो बस इतना ही चेंज होगा इसमें, हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि वहाँ पे जो भी हम टेंशन स्ट्रिंग में लेते थे, यहाँ पे टेंशन ना होके नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को डेवलप करेगा। क्लियर? तो चलो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। मतलब अगर ओवर ब्रिज पे कोई व्हीकल जा रहा है टॉप से उसके, तो फिर उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे? तो देखो ये डायग्राम को ठीक से देखो, ये ओवर ब्रिज है। क्लियर? एक ऐसे घुमाव वाला एक ब्रिज है ये सब पूरा का पूरा ओवर ब्रिज। इस पे एक हमारी ये कार जा रही है, तो इस पे दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो एक mg लगेगा, इस तरह एक डायरेक्शन में जाएगी, एक mg लगेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, और ये सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन में इसे नॉर्मल मतलब 90 डिग्री में लगाएगा जो कि नॉर्मल होगा, बराबर है। ये दो फोर्सेस उस पर लगने वाले। अब ये ओवर ब्रिज का ये सेंटर होगा ऐसे कर्व का, और ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर? समझ गए? इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा का पूरा डायग्राम आएगा। तो चलो अब इस पर थोड़ा समझते हैं इसको, कि बस कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे। हम ये पूरा फोर्सेस डायग्राम निकालने के बाद फिर उसमें वर्टिकल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करेंगे, फिर उसमें से सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी तरफ डेवलप होता है, उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, ये ओवर ब्रिज कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कहाँ पे होगी, ये इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये थोड़ा मतलब इसमें डेरिवेशन तो नहीं आने वाला, सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दो, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल के लिए है। तो एक ओवर ब्रिज पे हम जा रहे हैं, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज पे। तो वहाँ पे हमारे दो फोर्सेस हमें लगे, एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि अपवर्ड डायरेक्शन को मूव होगा, एंड वेट जो कि mg है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को लग रहा है। क्लियर? उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा और c सेंटर है, दिख रहा है। तो हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। चलो बैलेंस करते हैं। और जो भी अगर वो कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज पे जा रही है तो वो नीचे या ऊपर नहीं जा रही है, बराबर उसके ऊपर से जा रही है, मतलब पास हो रही है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स है इसलिए तो ऊपर से जा रही है अच्छे से, नहीं तो बाहर निकल जाती थी। तो कोई तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो कितना होगा? तो mv²/r इतना होगा। वो किसके इतना होना चाहिए? ये दोनों फोर्सेस के बैलेंस। क्लियर? ये दोनों फोर्सेस उसको बैलेंस करेंगे, इसलिए तो होगा चाहिए। तो हमने ये बहुत बार किया है। तो हम क्या बोलेंगे? ये अपवर्ड जाने वाला फोर्स प्लस डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स माइनस, बराबर है, निगेटिव, और इन दोनों का मिला के किसके इतना होना चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इतना होना चाहिए, जो होगा mv²/r। कोई डाउट इसमें?
तो बस क्या आएगा कैलकुलेशन, समझो। देखो हमें मिलेगा यन जो होगा वो प्लस होगा, यम जी होगा वो जो माइनस होगा, और ये किसके इतना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इतना, वो होता है यम वी स्क्वायर अपॉन आर। समझ गए? ये दोनों का कैलकुलेशन किसके इतना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इतना हो, क्योंकि ये दोनों बैलेंस है किसके साथ, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। अगर ये बैलेंस नहीं होते थे तो ये ऊपर नहीं तो नीचे ऐसे कहीं तो भी चला जाता था। क्लियर? तो इन दोनों का टोटल मिला के कैलकुलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स के इतना मिलेगा, जो कि होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमें एक इक्वेशन मिला, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? तो यहाँ पे आ गए हम, देखो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा ये हमें इक्वेशन दिख रहा है। अब अगर हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं, अगर हमने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगा यन गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होते चलेगा। नॉर्मल रिएक्शन ये होता है हमारा सरफेस कितना कांटेक्ट देगा इसको, मतलब उससे उससे नॉर्मल रिएक्शन जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा जो है, मतलब ये देखो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये डिक्रीज होते चलेगा अगर हम हमारी क्या करेंगे, स्पीड को इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी को बढ़ाएंगे इस कार के। क्लियर? तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये नॉर्मल रिएक्शन जब भी डिक्रीज होते चलेगा, मतलब ये थोड़ा सा नीचे नीचे लगते चलेगा, मतलब कम कम खींचेगा बाहर की तरफ, तो ये इस तरफ आते रहेगा। क्लियर? तो ये चिपका रहेगा इसको। ओके, तो हमें इसको ये सरफेस को ज्वाइन करने के लिए थोड़ी सी वेलोसिटी ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो हम देखो यहाँ पे चलते हैं, अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे, क्लियर, गाड़ी की, तो अपने आप हमारी नॉर्मल रिएक्शन जो भी होगी वो डिक्रीज होने लगेगी। ये देखो यहाँ पे फार्मूला से भी समझता है हमें, अगर ये वैल्यू बढ़नी चाहिए, मतलब कौन सी वैल्यू, ऊपर वाली v की वैल्यू अगर बढ़ानी है हमें, क्लियर, ये v की वैल्यू को अगर इंक्रीज करना है तो इसमें से वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए दोनों का मिला के, बराबर है, दोनों का मिला के इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरफ की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस तरफ की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। अब इसमें से ये यन तो माइनस हो रहा है तो इसको कम माइनस होना पड़ेगा तब जाके एम जी इंक्रीज होगा, बराबर है। तो सिंपल सी बात है, ये वी स्क्वायर अगर इंक्रीज होगा तो यन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, तब जाके ये पूरी पूरी टोटल मिला के वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर? तो इससे भी हम इसको समझ सकते हैं। सो जान दो, अगर नहीं समझा तो भी ध्यान में रख लो। द नॉर्मल रिएक्शन इज एन इंडिकेट ऑफ कॉन्टैक्ट। नॉर्मल रिएक्शन किसको इंडिकेट करता है, कॉन्टैक्ट को। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्टैक्ट घटते चलेगा, बराबर है। तो कॉन्टैक्ट घटते चलेगा, जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट एन इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्पोजेज एन अपर लिमिट ऑफ द स्पीड एज वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। अगर हमें एन इज इक्वल टू जीरो अगर मिलता है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल जीरो मिला, मतलब बहुत डिक्रीज हो गया, तो सबसे ज़्यादा स्पीड कितनी होनी चाहिए, उस कितनी स्पीड को वो सबसे ज़्यादा जीरो हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर जी को। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इस स्पीड से चले तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इतने स्पीड से हम ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ आर जी से ज़्यादा चले, इससे ज़्यादा स्पीड हमारी हो गई, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो जीरो से कम हो जाएगा और हमारी गाड़ी वहीं से स्लिपेज हो जाएगी। क्लियर? वो रास्ते पे रहेगी ही नहीं, उड़ने लगेगी हवा में। क्लियर? तो कांटेक्ट ही नहीं रहेगा ना बीच में, तो क्या रास्ते पे रहेगी वो। तो सिंपल सी बात है, अगर हम कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज पे चल रहे हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। क्लियर? वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होता है, उससे ज़्यादा अगर चलेंगे तो हमारी गाड़ी उससे सरफेस को बाहर छोड़ देगी। बस ये अपना सिंपल भी है। अगर ये सर्कुलर मोशन आप देखो, हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ा था, ये पूरा इस तरह से। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहाँ पे ये होता है, एक ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वेलोसिटी होती है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। तो वही कंसेप्ट है, आप उसको भी ध्यान में रख सकते हो, कैसे भी ध्यान में रखो, बस ध्यान में रखो, ठीक से। क्लियर? तो आपको बस फार्मूलाज और कंडीशंस को ध्यान में रखना है, जो कि न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करेगी। थोड़ा ये हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के टॉपिक में एक टॉपिक छूट गया था, उसके बारे में आज थोड़ा हम देख लेते हैं। फिर अगले लेक्चर से हम न्यूमेरिकल्स और फिर रोटेशनल मोशन का जो अगला पार्ट है, जो कि ये सर्कुलर मोशन का पार्ट खत्म होकर रोटेशनल मोशन के पार्ट की तरफ चलेंगे और फिर अगले तरफ चलते चलेंगे। क्लियर? न्यूमेरिकल सबसे लास्ट में देखने का ट्राई करेंगे हम। पहले थ्योरी को आर्ट को कवर कर लेते हैं, बाद में न्यूमेरिकल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमने देखा था कि ये पोजीशन टॉप
मिडल और बॉटम, इस तरह की पोजीशंस के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखो ये हर बार इसे सीधा का सीधा थोड़ी ना रहेगा, कभी कभी ये क्या हो सकता है, ये बॉब यहाँ पे आ सकता है तो ये स्ट्रिंग ऐसे होगी, ये बॉब यहाँ पे आएगा तो ये स्ट्रिंग ऐसे होगी। तो देखो अगर ये बॉब इस तरह से घूम के ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे आके रुका और ये ऐसे टेढ़ा है, मतलब यहाँ पे ये स्ट्रिंग इस तरह से, तो देखो हमारा ये वर्टिकल तो नहीं था, ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं, हॉरिजॉन्टल में देखो थीटा 0 हो जाता है, वर्टिकल में देखो थीटा 90 हो जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब वर्टिकल और इसमें यहाँ पे वर्टिकल और स्ट्रिंग में 90 डिग्री हो जाता है, तो ये 90 और इसका डिफरेंस हमारे कैलकुलेशन में आ जाता है। क्लियर, इसके लिए हमारे पास सेपरेट फार्मूलाज भी है। लेकिन जब ये ऐसे 0 डिग्री और 90 डिग्री ना हो वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग, तो एक थीटा डिग्री जनरेट करेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वर्टिकल है हमारा, ये वर्टिकल के साथ ये जो स्ट्रिंग थी, ये जो स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग ने एक एंगल क्रिएट किया जिसको बोलेंगे हम थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हमने ठीक से देखा तो हमें एक चीज़ समझती है कि ये जो टेंशन है वो होते ऐसे क्रॉस में लगेगा। क्लियर। अब अगर हमने टेंशन को हमारा एक्स एक्सिस कंसिडर कर दिया तो यम जी हमारा जो इसका यम जी होगा, यम जी हमारे लिए ये बन जाएगा क्रॉस वाला, बराबर है। अगर हम ये टेंशन को एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं तो यम जी हमारे लिए क्रॉस वाले बन जाएंगे। डायग्राम को ठीक से देखो, आप एक्स एक्सिस किसको भी मतलब कैसे भी ले सकते हो, डायग्राम को कैसे भी घुमाओ, बस एक्स एक्सिस अगर ये हो जाएगा तो फिर एम जी क्रॉस हो जाएगा। तो एम जी के दो कंपोनेंट निकलेंगे, जो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, बराबर है। तो देखो दोनों कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे, ये एम जी है। अगर एक्स एक्सिस इसको कंसिडर कर लिया जाए तो ये टेढ़ा हो गया। क्लियर, एम जी, और इसके दो कंपोनेंट निकले, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ओके, तो इसमें जिस तरफ थीटा उस तरफ के कंपोनेंट को हम बोलेंगे एम जी कॉस ऑफ थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं उसको बोलेंगे एम जी साइन ऑफ थीटा। अब यही कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग भी हो सकता है, अगर हम इसको वाई ही रहने देते हैं तो ये टी क्रॉस हो जाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, तो आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन कंफर्टेबल चीज़ है कि स्ट्रिंग को ही एक्स एक्सिस को कंसिडर करो और एम जी को क्रॉस कंसिडर करो। जैसे कि यहाँ पे भी वही हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया कि ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस तरह से ये एंगल बनाती है, तो ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग कितना एंगल क्रिएट करती है, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा क्रिएट करती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फिर से अल्फा इस तरफ आ गया, तो ये एम जी कॉस ऑफ थीटा इस तरफ, एम जी साइन ऑफ थीटा इस तरफ। अब ये बाहर की तरफ चलेंगे क्योंकि ये इस तरफ बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे ये टेंशन इस तरफ लग रहा है, एम जी बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, और यहाँ पे दोनों के दोनों एक साथ चलेंगे तो ये T1 और एम जी कॉस ऑफ थीटा प्लस रहेंगे। तो हमें दो फार्मूले मिलते हैं। देखो यहाँ पे जो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो लगेगा T1 प्लस, दोनों के दोनों एक तरफ है ना, T1 प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू यम वी स्क्वायर अपॉन आर, बराबर है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो डेवलप होगा वो इन दोनों की प्लस की वजह से होगा, और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ये इस केस में, सो हियर ये ऊपर जाने वाला फोर्स T2 मतलब प्लस, तो नीचे जाने वाला फोर्स यम जी कॉस ऑफ थीटा जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू यम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होगा। तो यहाँ पे एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा क्योंकि ऑपोजिट फोर्सेस है, और यहाँ पे दोनों एक साथ है तो प्लस के प्लस आएंगे। तो हम ये जो फार्मूलेज हैं हमारे अभी हमने जो निकाले वो थीटा हर बार चेंज होते रहेगा, तो इसके लिए ये फार्मूले से हम कोई भी मतलब टॉप पोजीशन से बॉटम की तरफ आ रहा है या बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, इसके हिसाब से दो फार्मूले बनते हैं, और उसके हिसाब से हम उन दो फार्मूले से कोई भी पोजीशन का टेंशन निकाल सकते हैं, नहीं तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये यूनिवर्सल फार्मूला बन जाते हैं टॉप से बॉटम की तरफ और बॉटम से टॉप की तरफ। तो दो फार्मूले हो गए, टॉप से बॉटम की तरफ आने वाला ये वाला फार्मूला था और बॉटम से टॉप की तरफ जाने वाला ये वाला फार्मूला था। तो उसमें थीटा की वैल्यू बस आपको सब्स्टिट्यूट करनी होती है, और आप अपने नॉर्मल फार्मूले जो हम थीटा की वैल्यू एक तो 90 नहीं तो 0 होती है, उससे थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाता है ये। यहाँ पे बस आपको थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है और आपका आंसर मिल जाता है। क्लियर। तो इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं आगे, एंगल वगैरह चेंज करके देंगे, टॉप बॉटम और मिडल ही नहीं पूछेंगे, कोई और भी पूछेंगे। तो अगर कोई दूसरा डिग्री का एंगल दिया जाए तो बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फार्मूलाज बनाओ और उसमें थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। बस इतना ही आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे।